साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में हमारी बातचीत के केंद्र में बजरंग दल है। क्या कमाल की बात है, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला के आसार हैं। बीच में जेडीएस की भी मौजूदगी है। उम्मीद करता है देश का आम नागरिक कि दोनों पार्टियां, जो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं, विकास के मुद्दे पर कुछ बात करेंगी, जनता के लिए क्या कुछ कर दिखाएंगे इस पर बात करेंगी, जनता का जीवन कैसे बेहतर हो इसके संदर्भ में बात करेंगी, कर्नाटक कैसे तरक्की की राह पर आगे बढ़े इसके संदर्भ में बात करेंगी, देश उन्नति की राह में आगे बढ़े इसमें कर्नाटक कैसे योगदान देगा इस पर बात करेंगे। पर इसके स्थान पर पिछले 4-5 दिन से जो सियासत के केंद्र में है वो है संगठन पर प्रतिबंध। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया हम पीएफआई जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाएंगे। किस भारतीय जनता पार्टी ने, जो अभी सत्ता में है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में आना चाहती है, उसने आगे बढ़ के कहा हम पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये बजरंग दल पर ही पूरा बवाल है। संयोग की बात यह है कि जिस कर्नाटक से बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है, उस कर्नाटक के संदर्भ में मान्यता यह है कि बजरंग बली अर्थात हनुमान जी का प्राकट्य इस कर्नाटक की धरती पर ही हुआ था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इस मामले में बेहद हुनरमंद है। कहीं मौका मिलता है वो उसे तुरंत लपक लेते हैं, पकड़ लेते हैं। वो कर्नाटक पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस को पकड़ लिया। उन्होंने अपनी चुनावी सभाओं में भाषण की शुरुआत और भाषण के बाद 3-3 बार जयघोष कराया बजरंग बली का, और साथ में ये बताया कि देखो ये कांग्रेस कितनी खराब पार्टी है। पहले उसने भगवान राम को ताले में बंद किया और अब बजरंगी पर तालाबंदी की बात कर रहे हैं। इसका जवाब देना है। जब वोट डालने के लिए जाना है तो पहले बजरंगबली का जयघोष करना और उसके साथ बटन दबाना है। कांग्रेस को सजा देना है। कांग्रेस हड़बड़ाई हुई है। कांग्रेस बताने की कोशिश में है कि ये बजरंग दल को लेकर कहानी जबरदस्ती बनाई जा रही है। बजरंग दल है क्या? कुल मिलाकर उत्पातियों का संगठन है जो देश का आबो हवा खराब करने का काम करता रहा है। सुर मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कर्नाटक की इकाई अकेली है। कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजनीति के महत्वपूर्ण किरदार बोल चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी विचार कर लेंगे। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम भी विचार करेंगे। उनके संदर्भ में एक ट्वीट हुआ तो भूपेश बघेल ने साथ में बताया कि ये बजरंग दल का लड़का है, क्या संस्कार इसको दिए जा रहे हैं, क्या बना रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर बजरंग दल पर प्रतिबंध इतना बड़ा मुद्दा क्यों हो गया और बजरंग दल को प्रतिबंधित करके कांग्रेस क्या हासिल करना चाह रही थी। और कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस हर बार निर्णायक मौके पर कहीं चूक कर जाती है, इस बार भी तो चूक नहीं कर गई। समझेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए दोनों दलों के बड़े नेता मौजूद हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं दोनों पार्टियों के। उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस लड़ाई के माध्यम से साधना क्या चाह रहे हैं, हासिल क्या करना चाह रहे हैं। पर इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र ये धर्म और राजनीति के घालमेल को लेकर ही है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि व्हेन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स राइड इन द सेम कार्ड द वायरविंड फॉलोज। जब धर्म और राजनीति एक ही गाड़ी में सवार होते हैं तब बवंडर आता है। फ्रैंक हर्बर्ट अमेरिकी विज्ञान कथा लेखक ने यह बात कही थी। कर्नाटक में हम सामने साकार होते हुए देख रहे हैं। धर्म और राजनीति का घालमेल है। सियासत चल रही है, बजरंग दल पर प्रतिबंध लग रहा है, धार्मिक मुद्दा बन गया है। तो इसे ध्यान में रखते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ संतोष पांडे जी हैं। यूं तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, पर इसके साथ साथ कट्टर सनातन धर्मी है। प्रखर होकर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व के प्रति समर्पित रहते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता से कहीं ज्यादा अपनी पहचान संघ के स्वयंसेवक के तौर पर रखते हैं। वो संतोष पांडे हमारे साथ में। हमारे साथ सेवानिवृत्त विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं। अलग शैली में अपनी बात रखती हैं, अलग शैली से अपनी बात कहती हैं। इस विषय पर उनकी बेहद रुचि होगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। पसंदीदा विषय रहता है उनका ऐसा, क्योंकि भाजपा के ऐसे तौर तरीकों को लेकर वो अपनी ना इत्तेफाकी अलग ही अंदाज में व्यक्त करते हैं। तो आप दोनों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत अनुमा जी से ही करते हैं। अनुमा जी, गलती तो नहीं हो गई? कर्नाटक में सरकार बनने के हालात बन रहे हैं, ऐसे सर्वे बता रहे हैं। ये बजरंगियों के पीछे आप पड़े हो, बजरंगी अब आपके पीछे पड़ गए। क्या कहते हैं, उलझ तो नहीं गए? नमस्कार हिमांशु जी। मैंने आपके प्रोग्राम के लिए किया और अभी के मेरे पैर पर प्रेस गिरने से मेरा अंगूठा जो है उसका नाखून उखड़ गया है। तो चूंकि मैं कमिटमेंट कर चुकी थी, तो मैं आपसे इस मुद्दे पर बात कर रही हूँ।
और मैं अगर नहीं आती तो आप शायद ये कहते कि इस मुद्दे से हटना चाह रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। जी पहली बात तो ये कि बजरंग दल को इतना ज्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं आप? जी एक सांप्रदायिक दल, उसको इतना महत्व देने से क्या मिलेगा? हमारा तो सिर्फ इतना ही था उसमें कि सांप्रदायिक जो भी चीजें हैं, जो भी दल है, संगठन है, जिसमें हमने पीएफआई को भी इंक्लूड किया है, तो इन सभी जो लोग उन्माद फैलाते हैं, नफरतें फैलाते हैं, कांग्रेस नफरतों के खिलाफ है। तो जी इसलिए बजरंग दल के ऊपर ये बैन लगाने की बात है। और केवल बजरंग दल नहीं, पीएफआई भी, जहां जहां सांप्रदायिकता है वो हमें मंजूर नहीं, क्योंकि उससे घृणा बढ़ती है। और इस देश में अब घृणाओं की के कारण हम देख रहे हैं कि क्या हालात हो गए हैं। अब ये जो बजरंग दल है, चूंकि आज ये इसको अपन मुख्य पेज पर ले आए हैं, क्योंकि जो बात कही गई थी उसमें इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मुख्य पेज पे अब ये जो आ चुका है, तो हम याद कर लें कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को जिसने मारा था, जी उसने एक वर्दी वाले की हत्या की थी, जी वो भी बजरंग दल से ही संबंधित था। जी मध्य प्रदेश में 2 आदिवासियों की लिंचिंग हुई थी, जी और बहुत पुरानी बात नहीं है ये, 2022 के मई के आसपास की बात है, उसमें भी बजरंग दल की बात आती है। फिर उसके पहले बलराम सिंह को भूल ना जाए हम, क्योंकि जी जो अभी भी शायद जेल में बंद है, और इसने भी, इसका टेरर फंडिंग में इसका रोल था। जी झारखंड में भी इसी तरह से बजरंग दल के लोगों का, सतना में जुड़वा बच्चों की हत्या का मुख्य आरोपी जो था वो बजरंग दल के नेता का भाई था। जी सूरत में आप देख लीजिए, वहां पर जो गरबा पंडाल था, वहां पर बजरंग दल ने आतंक मचाया था। अक्टूबर 2022 की ही बात है। जी तो जो एक दल राम जन्मभूमि आंदोलन में बीजेपी के साथ चला, और हम उसे बीजेपी के एक तरह से अनुषांगिक दल के रूप में ही मानते हैं, लेकिन उसका काम सिर्फ आतंक फैलाना है, चाहे वो गौवंश की सुरक्षा के नाम पर हो, चाहे और किसी के नाम पर हो। गुंडों का दल है ये, उन्होंने आज प्रमाण दे दिया जबलपुर में, जिस तरह से उन्होंने तोड़फोड़ की है और जिस तरह से उन्होंने हिंसा की है। तो एक ऐसा दल जिसका कोई मतलब नहीं है, हाशिए पर भी नहीं होना चाहिए इस देश में, वो, उसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। और ये शर्मिंदगी की बात है, इसमें कोई ये ऐसा नहीं शर्मिंदगी है की कि बात है। कांग्रेस को मैं अनुमा जी, आपने काफी विस्तार से कहा, 2-3 मासूम से सवाल है मेरे। आपने कहा क्यों इतनी तवज्जो दे रहे हैं इस दल को, हमसे आप पूछ रही हैं। इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी है, इतना बड़ी कांग्रेस पार्टी का इतना विस्तृत कैनवास है, वो कर्नाटक के 5 साल के विकास का रोड मैप अपने घोषणा पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर रही है। तो उस घोषणा पत्र में अगर आपको था आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाएंगे, तो उतना ही रखते। ये आपको जरूरत क्या पड़ी थी बजरंग दल का नाम उल्लेखित करने का? अब आपने खुद बजरंग दल लिख दिया, अब बजरंगी आपके पीछे पड़ गए, तो आप हमसे कह रही है कि आप इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? हाँ, तो आपने मोल ली। तो एक तो आपसे जानना यह है कि अगर बजरंग दल इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी इतनी अहमियत नहीं है, तो इतनी पुरानी राजनीतिक पार्टी को अपने मैनिफेस्टो में उसका नाम उल्लेखित करने की जरूरत क्या थी? एक सवाल। दूसरा, आपने बड़ी अच्छी दलील दी कि देखिए यहां हत्या हुई उसमें बजरंग दल का कार्यकर्ता था, यहां पर बवाल हुआ इसमें बजरंग दल का कार्यकर्ता था, इसलिए ऐसे संगठन को तो रहना नहीं चाहिए। अब अगर इस प्रकार से इतिहास लगाएंगे तो फिर कोई राजनीतिक दल भी जो है इस देश में नहीं रहना चाहिए, उस सब पे प्रतिबंध लगना चाहिए। कितने ही कांग्रेसियों के नाम निकल जाएंगे जिनके लूट के संदर्भ में मामले होंगे, जिनके संदर्भ में हत्या के मामले होंगे, कितने ही भाजपा या वामपंथियों के संदर्भ में भी केस निकल जाएंगे। तो फिर बजरंग दल ने अकेला क्या बिगाड़ा है? बाकी पार्टियों से जुड़े हुए जो प्रामाणिक कार्यकर्ता है, वो ब्रजभूषण सिंह के संदर्भ में मामले चल रहे हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर इसके मुकाबले तो कुछ कम ही मामले हैं। तो आपसे जानना ये चाहता हूं कि अगर इसी सिद्धांत पर है तो फिर ये भी होना चाहिए। और तीसरा, वो आखिरी सवाल, कि आपको नहीं लगता है बूमरैंग हो गया? हर बार ऐसे ही नाजुक मसले पर फंस के कांग्रेस भाजपा के संदर्भ में आरोप तो लगाती है कि ये ध्रुवीकरण करते हैं, पर ध्रुवीकरण आप करा देते हैं। अब देखिए ना, बजरंग दल के मसले पर बात होकर वो 40% कहीं रह ही नहीं गया। अब मोदी जी सीधे कह रहे हैं, बूथ पे जाना, बटन दबाने से पहले बजरंगबली का नाम लेना और कर देना। क्या कहती हैं अनुमा जी? फंसवा दिया लोगों ने। ताज्जुब में मत डालिए कि आप कर्नाटक की जनता को इतना बिना दिमाग का समझते हैं क्या?
कि बजरंग दल के गुंडों में और बजरंग बली में उन्हें फर्क नहीं समझ में आएगा। कर्नाटक की जनता को बजरंग पुनिया में शायद बजरंग बली दिख जाए, लेकिन गुंडों में तो नहीं ही दिखेंगे। कर्नाटक में यह मुद्दा ही नहीं था। नरेंद्र मोदी जी रोड शो से लेकर रोने धोने तक जी, और टीपू सुल्तान से लेकर तोड़ने फोड़ने तक जी, सब कुछ कर चुके, सब ट्राई किया। अब हेडलाइन बनी नहीं रही। प्रधानमंत्री का रोना बिसूरना बुरी तरह से जारी है, गालियां गिरने लगे। अरे भाई, आप यहाँ लोगों के सामने इस एक पब्लिक फोरम में हैं, इस तरह से रो रो के बिलक बिलक के, और उनकी सहानुभूतियां भी बोझिल हो चुकी हैं। जब कुछ नहीं हुआ तो उस हमारे मैनिफेस्टो के बड़े बड़े पॉइंट्स जो कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और सशक्तिकरण के लिए थे, उनको छोड़कर उस एक लाइन में जिसमें और भी दो बातें थी उसके ऊपर लग पड़े। लेकिन ये भी इस बार आप देखिएगा, आप कहते हैं कर्नाटक में कांग्रेस जीत रही थी, नहीं, जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी अब वहां हाशिए पर आ चुकी है, चाहे कितना कलप ले, चाहे जितना कलप ले, जीत रही है कांग्रेस। अनुमा जी बता रहे हैं, अनुमा जी साथ में हमें भी ये भी बता रहे हैं, कर्नाटक के लोगों को इतना मूर्ख मानते हैं आप जो ऐसे बहकावे में आ जाएंगे? अच्छा, कर्नाटक की जनता मूर्ख नहीं है, देश की जनता शायद मूर्ख है, क्योंकि कांग्रेस के ये तमाम प्रवक्ता ये भी बताते हैं कि भाजपा जो है धर्म के नाम पर बहका देती है, बंटवा देती है और उसके माध्यम से अपनी जीत सुनिश्चित कर लेती है। तो देश की जनता ना समझ है, पर कर्नाटक की जनता ना समझ नहीं है, जो इस देश का एक हिस्सा है। ऐसे समझने की कोशिश करता हूं हनुमा जी आपकी बात। मैं संतोष जी के पास आता हूं। संतोष जी, जिस बजरंग दल की आप इतनी पैरवा करते, आता हूं हनुमा जी एक बार। संतोष जी इतनी देर से जुड़े हैं, उनकी भी तो बात सुननी चाहिए ना। मैं तो संतोष जी आपसे जानना ये चाहता हूं, जिस संगठन की पैरवी के लिए देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री तक मैदान में उतर पड़े हैं, उसको हनुमा जी गुंडों का संगठन बता रही है, और कांग्रेस तो आतंकियों का पैरोकारी का, समाज में आतंक फैलाने वाले संगठन के तौर पर बता रही है। जो आतंक फैलाने का काम करता है उसके साथ खड़े रहने की ऐसी क्या मजबूरी आप लोगों की हो गई, थोड़ा बताइए आप। और बजरंगी इस संदर्भ में जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है वो पुष्टि करने के लिए भी इतने लालायित क्यों है? और टीवी पे सारे पे फुटेज चल रहे हैं, कांग्रेस का जबलपुर में कार्यालय है, उसमें घुस के तोड़फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो क्या करें, इसका क्या माने इन लोगों को? जी, माननीय हिमांशु जी, मैं बहन अनुभा जी का वक्तव्य सुन रहा था जी कि ये बजरंग दल बहुत ही गुंडों का दल है, हमें शर्म आती है, और ये बहुत सारे उन्होंने नाम भी लिए, एक सुबोध कुमार का नाम लिया और लिंचिंग की बात कही, मैं सुन रहा था। जी अनुभा जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस का नाश पूरे हिंदुस्तान से होना चालू हो गया, और आज सिमट करके 3 प्रदेशों में है, कांग्रेस में भी निपटने वाली है। वहां 13% मुस्लिम वोटों के लिए, उस मुस्लिमों की वोट को गोलबंद करने के लिए और उनके ध्रुवीकरण करने के लिए, जो कांग्रेस के रक्त में है, जो कांग्रेस के डीएनए में है, वही उभर कर सामने आ गया। इतना छिपाने की कोशिश करती है कांग्रेस, इतना भगवा का लबादा ओढ़ करके, रामनामी ओढ़ करके, माता कौशल्या की नाम जपने से लेकर के, राम वन गमन की बात करने से लेकर के, राम राम भजने से लेकर के, किंतु यह वही हुआ जिस प्रकार से काल नेमी जो है वो ओढ़ करके राक्षस जो है वो तपस्या कर रहा था। बजरंग बली जी जान गए कि ये तो राक्षस है, डुप्लीकेट है, नकली है, साधु है, और फिर उसकी जिस प्रकार से मरम्मत होती है वही मरम्मत करने वाली है कर्नाटक की जनता आपकी। आपको याद है अनुभा जी कि कांग्रेस पार्टी कम्युनल वायलेंस बिल ला रही थी जी, आपको याद है? और ये बिल आ जाता तो केवल मुस्लिम जो कहते वही होता, और जो हिंदू कहते, बहुसंख्यक कहते जी, और हिंदुओं का पक्ष नहीं लेते, ये हिंदुओं को अंदर में डालते, जेल में डालते। आपको साहबानों का प्रकरण याद है?
सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आने के बाद केवल मुसलमानों को खुश करने के लिए आपने पूरा निर्णय बदल दिया। आप भूल गए सोनिया गांधी जी बहुत रोई, रात में आंसू पोंछती रही। सलमान खुर्शीद ने कहा था, किसके लिए रोई? बाटला हाउस कांड हुआ था इशरत जहां के लिए, और जो इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा का जो देहांत हुआ था, जो इनकाउंटर में, और वो उनको मारते मारते और जो शहीद हुए, उनके विषय में एक शब्द नहीं बोला गया। ये जो दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, ये पूरी देश की जनता जानती है। चाहे अब्दुल नसीर मदनी के साथ खड़े हो, कभी मुस्लिम लीग के साथ खड़े हो, एक नहीं अनेक उदाहरण। आप लिंचिंग की बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा बीच में रोकता हूं, आपने इतने सारी बातें कह दी, पर थोड़ा बजरंग दल के विषय में बताइए तो सही। उसकी पैरवी करने के लिए इतने लालायित क्यों हैं आप लोग? क्या है बजरंग दल? भाई बजरंग दल 1984 में अस्तित्व में तब आया जब राम जन्मभूमि का आंदोलन शुरू हुआ, और जब तक जयभान सिंह पवैया इसके संयोजक रहे, पहले विनय कटियार, उसके बाद जयभान सिंह पवैया, तब तक तो इस संगठन की उपस्थिति रही। अब बजरंग दल की उपस्थिति क्या है इस समय देश में? क्या योगदान दे रहा है देश के संदर्भ में? थोड़ा इसके विषय में बताइए ना। बजरंग दल का जिक्र इस समय देश में केवल तब आता है जब 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है और पता चलता है कि कुछ युवाओं का समूह लठ लेकर शहरों में जो पार्क है उसमें घूमता है, और जहां पर लड़के लड़की साथ दिख जाए उनके पीछे पड़ जाता है। कुल मिलाकर इस दृश्य के अलावा बजरंग दल की भूमिका पिछले कुछ समय से समाज में किस रूप में है, अगर संतोष पांडे जी के माध्यम से उसका थोड़ा प्रचार हो जाए, उसके संदर्भ में कुछ प्रकाश डल जाए, तो दर्शक लाभान्वित हो जाए। बताइए तो सही संतोष पांडे जी, किस बजरंग दल की पैरवी करना चाह रहे हैं? और वर्तमान में बजरंग दल का प्रमुख है कौन? जयभान सिंह पवैया और विनय कटियार के अलावा तीसरा नाम नहीं ढूंढ पा रहे हम, तो थोड़ा बताइए तो सही संतोष पांडे जी। बजरंग दल राष्ट्रवादी संस्था है जी, सामाजिक समरसता के लिए काम करती है जी, जहां जहां गौ हत्या और जिस प्रकार से गायों को ले जाने का काम, कट्टी पार ले जाने का काम करते हैं जी, वहां भी गौ को बचाने का काम करती है। समाज में विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियां हैं, ऐसे समय पर वो खड़ी होती है। जितने भी हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं जी, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, मथुरा हो, काशी विश्वनाथ हो या और भी, जी, जहां भी हमारे मान बिंदुओं के ऊपर चोट पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसे समय में बजरंग दल बजरंग बली के समान काम करते हैं। ये कहने में मुझे संकोच नहीं है, और ये राष्ट्र के लिए सब प्रकार से समर्पित संस्था है, और इनकी 22 लाख से ऊपर सदस्य हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बजरंग दल को आपने गुंडा कहा और सब प्रकार से न जाने क्या क्या आपने कह डाला। बहन जी, आप बजरंग दल के विषय में जानती नहीं। ये यूथ कांग्रेस नहीं है, ये बजरंग दल है, और समय समय पर आप इनकी और राष्ट्र में जो भूमिका है राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये आप अपनी कांग्रेस पार्टी मत समझिए इसको। और मैंने जो कहा जी, कि सोनिया गांधी जी जो रोई, जो सलमान खुर्शीद ने कहा, जो ब्रदरहुड से आपने तुलना किया था, जो बोको हरम से आपने तुलना किया था, ये ठीक नहीं है। पीएफआई से आपने तुलना कर दिया। आप मेरा उत्तर दीजिए कि पीएफआई और बजरंग दल में कोई अंतर है? राष्ट्रवादी संस्था का आपने जो इस्लामिक जो कहता है कि 2047 तक हम पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बना देंगे, दारुल इस्लाम की ओर ले जाएंगे, इस्लामिक कंट्री हो जाएगी। अरब कंट्री से फॉरेन फंडिंग जो आता है, जिसमें दंगे कराते हैं, जिसमें हिंसा कराते हैं, आप उसके साथ बजरंग दल की तुलना कर दिए। क्या ट्रांजैक्शन है? कहां से इनके लिए पैसा आया? आप बताइए। अनुमति के पास आता हूं मैं संतोष पांडे जी। उससे पहले एक सवाल करना चाहता हूं। पीएफआई के संदर्भ में आपने बता दिया कि 2047 तक हिंदुस्तान को, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्नशील जो संगठन है उससे तुलना कर रहे हैं। वो बजरंग दल क्या कर रहा है? क्या बजरंग दल एक ऐसे संगठन का नाम नहीं है जो इस धर्मनिरपेक्ष देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है? भाई देश के संविधान के अनुसार तो हम धर्मनिरपेक्ष हैं। एक इस्लामिक बनाना चाह रहा है, दूसरा हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है। तो संतोष जी इसके संदर्भ में भी तो बता दीजिए।
इस्लामिक बनाना अगर गुनाह है तो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के प्रखर सांसद संतोष पांडे जी किस नजरिए के साथ हैं? देश को स्पष्ट होना चाहिए कि देश में जो दल इस समय सत्तारूढ़ है वो हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में क्या दृष्टिकोण रखता है। माननीय हिमांशु जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस देश का नाम भारत है, इस देश का नाम हिंदुस्तान है, यहाँ बहुसंख्यक हिंदू है और स्वतंत्रता के बाद से देश के विभाजन के समय जो स्थितियां निर्मित हुई, आज हमारे जितने भी मान बिंदु हैं, श्रद्धा के केंद्र हैं, उनकी जो दुरावस्था हुई, आज सम्मान दिलाने के लिए, मान बिंदुओं की रक्षा के लिए सब प्रकार से बजरंग दल काम करता है। और आपने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर क्या हिंदू की बात करना गुनाह है? क्या मान बिंदुओं की रक्षा करना गुनाह है? आज अनेक इस्लामिक कंट्री है, अरब कंट्री, जो केवल आयतों के कुरान के अनुसार, और पाकिस्तान जिस प्रकार से चल रहा है, हम नहीं कहते, और हिंदू कभी इस प्रकार से सांप्रदायिक हो नहीं सकता, उनके रक्त में नहीं है। और मैं इसके विषय में आपको यह कहना चाहूंगा कि मुझे वो पंक्ति याद आती है अटल बिहारी वाजपेयी की जी, कि होकर स्वतंत्र कब चाहा है, मैंने कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना निज के मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर मैंने कब अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किया, कोई आकर बतलाए काबुल की कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं सत सत मानव की हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये अटल जी ने कहा था। हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। अरे यहाँ तो चींटी को भी शक्कर खिलाने का, वनस्पतियों को भी बांधने का, रक्षा बंधन, उसमें अपना अंग, उसमें अपना भगवान का रूप देखने का, यहाँ जड़ में, चेतन में, पत्थर में, जीव में, निर्जीव में, ये दारुल इस्लाम की ओर नहीं। ऐसा संतोष पांडे जी ने हमको जो है प्रोफेशन दे दिया, पर ये नहीं बताया कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कब तक का एजेंडा लेके चल रहे हैं। कमाल है संतोष जी, दमदारी से अब भी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? इससे तो बजरंगी ठीक है, कम से कम बोल तो देते हैं। पर मैं अनुमा जी के पास आता हूं। संतोष पांडे जी का सीधा सवाल है, किसके साथ खड़ा कर दिया आपने बजरंग दल को? एक संगठन जो अरब देशों से फंडिंग के आधार पर इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्नशील है, उसके साथ बजरंग दल को देखते हैं आप? यही सोच है, यही दृष्टि है, यही दृष्टिकोण है अनुमा जी? हिमांशु जी, सबसे पहले तो एक लर्नेड सांसद को ये मालूम होना चाहिए कि जब हम डिबेट करते हैं तो जो सूत्रधार है उसे संबोधित किया जाता है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुंठाएं ही कुंठाएं दिखती हैं। एक तरह के आतंकवाद का, मैंने 9 जुलाई को इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसमें बताया था कि 10 से 12 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के और उसके अनुषंगिक दलों के आतंकवादियों से संबंध बड़े साफ नजर आते हैं। तो ये एक बात बार बार कहना कि बार बार सनातन, अरे आप पांडित्य को यहाँ मैं रोकना चाहूंगा अनुमा जी, मुझे एक बात बताइए, आपने बताया कि भाजपा के आतंकियों के साथ संबंध दिखाई देते हैं और प्रतिबंध केवल बजरंग दल पर लगाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी को प्रतिबंधित करेंगे, फिर आप लोग ये क्यों नहीं कहते हैं? अभी आपने बताया कि इनके आतंकियों से संबंध है, बजरंग दल से काम क्यों चला रहे हैं फिर? हिमांशु जी, मुझे बोलने देंगे क्या? तो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा है कि जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आप अनुमा आचार्य और आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में टाइप करेंगे, आपको पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस 18 मिनट की मिल जाएगी और उसमें मैंने प्रमाण के साथ वो सारे उदाहरण दिए हैं। उसका एक उदाहरण आज भी दिया है मैंने, जो कि बलराम सिंह का है, जो कि टेरर फंडिंग का जिस पर आरोप था वो बजरंग दल का था। ध्रुव सक्सेना जो ISI के लिए काम कर रहा था, क्या और बताना पड़ेगा कि उसके शिवराज सिंह जी के साथ तस्वीरें थी। एक और आतंकवादी जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के पीछे खड़ा था जम्मू कश्मीर में, वो सारे उदाहरण हैं हमारे पास। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो इस तरह से सनातन को बजरंग दल जैसे गुंडे संस्थान के साथ जोड़ते हैं, ये धर्म का अपमान कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि बुरी तरह से कर्नाटक हारने वाले हैं, उनका कोई जादू नहीं चल रहा
इसलिए इस बार वो बार बार हेडलाइन बनाने के लिए बजरंग दल जैसी चीज को सामने ला रहे हैं। कुछ फायदा नहीं होने वाला हिमांशु जी। एक सवाल और है अनुमा जी, इतने बढ़िया तरीके से आपने बताया क्या है ये बजरंग दल, पर ये बजरंग दल क्या 1984 से अस्तित्व में नहीं था? ये बजरंग दल नाम का जो संगठन है ये क्या 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अस्तित्व में आया? अगर इतना खराब संगठन है, इतने खराब इसके अनुभव हैं, इतनी खराब इसकी समाज में भूमिका रही है, ये 10 साल देश में सरकार चला रहे थे आप, 2004 से लेकर 2014 तक क्यों नहीं प्रतिबंधित किया? वो राम मंदिर आंदोलन के समय पे 1992 में प्रतिबंधित किया था राव साहब ने, 1 साल बाद ही खोल दिया क्योंकि कुछ खिलाफत में मिला नहीं। तो थोड़ा बताएंगे आप? मैं फिर पूछ रहा हूं अनुमा जी, लगता नहीं आपको ये जो भी घोषणा पत्र बना रहा था चूक कर गया, 2 शब्द लिख गया और आपको जो है ऐसी डिबेटों के अंदर बैठने के लिए मजबूर कर गया? खाम में मतलब बढ़िया माहौल चल रहा था कर्नाटक में, कहां वापस हिंदू मुस्लिम के चक्कर में पड़ गए, जिससे बचना चाहते हैं उसी में बार बार आ जाते हैं। आपकी बार बार शिकायत रहती है ये भाजपा सब कुछ भुलाकर हिंदू मुस्लिम में उलझाए रखना चाहती है। तो भाजपा चाहती है, पर भाजपा की चाहत को पूरा करने के लिए कांग्रेस इतनी व्याकुल क्यों रहती है, इतनी बेकरार क्यों रहती है, इतनी परेशान क्यों रहती है? अनुमा जी, आप इतने अच्छे संपादक हैं, आप इतने अच्छे एंकर हैं, बहुत कुछ आपके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन कहाँ आप ये फ्रिंज एलिमेंट के चक्कर में पड़े हुए हैं? बार बार काट की हांडी चढ़ा रहे हैं। काहे चढ़ा रहे हैं काट की हांडी? ना चढ़ेगी, ये बहुत हो गया, खत्म हो चुकी है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो इसको इस लायक नहीं समझती हूँ कि इसको मेन डिबेट का हिस्सा किया जाए। आप कह रहे हैं कांग्रेस करती है, बिल्कुल नहीं। एक लाइन सभी सांप्रदायिक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए थी और उसी के साथ ये बजरंग दल नाम की चीज आ गई। अब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी फंसती है तो इनको फ्रिंज एलिमेंट कह देती है। जैसे नुपुर शर्मा जब तक प्रवक्ता थी उनको कहते रहे प्रवक्ता है, जैसे ही सऊदी अरेबिया ने 2 उंगली टेढ़ी करी तो कह दिया फ्रिंज एलिमेंट है। क्या इन सब की कोई ना रीढ़ की हड्डी है ना इनकी कोई बात है? कहाँ लगे हिमांशु जी? अपन अच्छी खासी बातें करें, ये बताएं कि कर्नाटक में कितने से हारने वाली है बीजेपी, उसकी बात करें हम। और ये इनका अहंकार कि अभी 3 ही राज्यों में है, देखते जाइए, इसी साल का अंत देखिए, आप भी होंगे मैं भी होंगी, यही हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आखिरी बातचीत के लिए मैं एक बार फिर संतोष पांडे जी आपके पास आता हूं। अनुमा जी को शिकायत है कहां उलझाऊ गांव में, कहां बजरंग के चक्कर में, कहां फ्रिंज एलिमेंट के संदर्भ में। तो आप बताएं भाई, अब देश का प्रधानमंत्री जिस विषय को लेकर बोल रहा है उस पर अगर हम बात ना करें तो किस पे करें? तो आपसे जानना यह है कि क्या कर्नाटक में अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर ऐसा कुछ बताने के लिए नहीं है जो आप इस बजरंग दल को लेकर पीछे पड़ गए हैं और अनुमा जी को शिकायत हो रही है? बताइए किस तरीके का काम आप लोग कर रहे हैं? जी संतोष जी, आखिरी टिप्पणी आपकी। बहन अनुभा जी, जी बहन अनुभा जी, आपने, आपकी पार्टी ने, कर्नाटक की कांग्रेस ने घोषणा पत्र में और मंगल करने वाले भगवान को मंगलवार के दिन और बजरंग बली के ऊपर से आपने प्रतिबंध की बात कह करके आपने बला मोल ले लिया है और बजरंग बली में आज पूरे देश में खलबली मची हुई है। अनुभा जी, आप केवल इतना ही बता दें कि आपने पीएफआई के साथ इसकी तुलना क्यों की? आज बजरंग दल में आज कौन से अवगुण दिखाई देते हैं, आप एक तो बताइए। मैं तो आपको पीएफआई के सारी बातें बता दिया कि फंडिंग होता है, 157 ऐसे उनके सबको प्रतिबंध, और उसमें कहां कहां से पैसे आते थे, क्या क्या सामग्री, प्रचार सामग्री मिले, पटना में क्या हुआ, मैं सब बता दिया। और बता दूं आपकी, दिग्विजय सिंह जी, इन्होंने पूरा कसाब को तो ये कहने लगे थे क्योंकि उसके हाथ में कलावा है और वो हिंदू घोषित करने में लगे थे। यदि वो जिंदा नहीं पकड़े जाते तो ये कांग्रेस पार्टी तो पूरा हिंदुओं के ऊपर ये आतंकवाद सौंपने वाली थी। जिस प्रकार से सुशील कुमार शिंदे जी ने कहा था कि भगवा आतंकवाद, और ये नया नाम इन्होंने ही दिया था जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा बताएं। और आज राजस्थान में जिस प्रकार से जो सर तन से जुदा हुआ, आज छत्तीसगढ़ में बिरनपुर में जो भुवनेश्वर साहू की हत्या प्राण तन से जुदा हुआ, जो लव जिहाद चल रहा है पूरे देश में, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां
अत्याचार हो रहा है। आप थोड़ा बताएंगे कि गहलोत जी, यहाँ भूपेश जी, मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ भूपेश की लंका में भी आग लग चुकी है और बजरंग दल के नाम से जिस प्रकार से पूंछ में आग लगी थी, यहाँ की भी उनकी लंका धू धू करके जलने वाली है। तो कुल मिला के कर्नाटक में आग लगाई गई बजरंग दल के नाम के साथ में संतोष पांडे जी की उम्मीद जाग गई है कि ये आग छत्तीसगढ़ तक पहुंच जाएगी और कुल मिलाकर उनकी सत्ता में शायद वापसी हो जाएगी। कुल मिलाकर अब भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग दल पर प्रतिबंध को मुद्दा बनाकर सत्ता में आने के रास्ते को खोजने की कोशिश की है। क्या जनता के स्तर पर इसे वाकई वैसा समर्थन मिलेगा जिस तरीके का यह विषय बनाया जा रहा है, या अनुमा जी ये दावा कर रहे हैं कि जनता का मन भाव दूसरी तरफ है, ये व्यर्थ की कोशिश है। अब इसकी वास्तविकता का पता तो हमें 13 मई को चलेगा, पर इतना तय है कि कर्नाटक का चुनाव अब बाकी मुद्दों से हटकर बजरंग दल पर प्रतिबंध पर केंद्रित हो गया है। यह प्रतिबंध के संदर्भ में कांग्रेस का वादा कहीं उसके लिए बूमरैंग तो साबित नहीं होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। इंतजार रहेगा 13 मई को। बहरहाल आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अब समय है आज के शेर का। हमारा आज का शेर इन हालात के संदर्भ में है जो ये कहता है कि बागबान ने यह अनोखा सितम इजाद किया, कि बागबान ने यह अनोखा सितम इजाद किया, आशियां फूक के पानी को बहुत याद किया। चकबस्तर ने क्या कमाल की बात कही थी। अगर बजरंग दल पर प्रतिबंध का मसला भाजपा के अनुसार सिरे चढ़ गया तो यह शेर कांग्रेस पर बहुत मुफीद होगा। 13 मई को इंतजार करते हैं और अब आपसे इजाजत लेते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए साल बड़ा।